Hello student, good morning. English medium standard 7th chapter 17 गिल्लू। हाँ तो बच्चों ओपन करो हिंदी श्रेष्ठ माला बुक चैप्टर 17 गिल्लू। तो आज मैं गिलहरी के बच्चे के बारे में बताती हूँ। महादेवी वर्मा छायावती युग की सशक्त कवित्री थी। गिल्लू कहानी के लेखक महादेवी वर्मा जो छायावती की सशक्त कवित्री थी, उनका सामान्य विषय भी पाठक के हृदय पर अमिट छाप छोड़ जाता है। गिल्लू एक गिलहरी का बच्चा है। गिल्लू जो है वह एक गिलहरी का बच्चा है जिसे लेखिका प्यार करती थी। प्रस्तुत पाठ में एक संस्मरण है जिसका लक्ष्य है पशु पक्षियों के प्रति आत्मीयता जगाना एवं संरक्षण करना, उनकी देखभाल करना। तो अचानक एक दिन सवेरे कमरे से बरामदे में आकर मैंने देखा मीन्स लेखिका ने देखा, कवित्री ने देखा, दो कौवे एक गमले के चारों ओर चोंच से छुआ बल जैसा खेल खेल रहे थे। कवित्री ने अचानक एक दिन सवेरे कमरे से बरामदे में आकर के देखा, दो कौवे एक गमले के चारों ओर छुआ बल जैसा खेल खेल रहे थे। नजदीक जाकर के देखा, गिलहरी का छोटा सा बच्चा है। जब नजदीक जाकर के देखी तो देखी कि गिलहरी का एक छोटा सा बच्चा है जो संभवतः घोंसले से गिर पड़ा, शायद जो घोंसले से गिर पड़ा है और कौवे अब उसे सुलभ आहार में खोज रहे हैं। कौवे जो है उसे अपना आहार बनाने के लिए खोज रहे हैं। वह निश्चिंत सा गमले से चिपटा पड़ा है, निश्चिंत होकर के, उसे होश नहीं है, घायल होकर के गमले से चिपटा पड़ा है। सबने कहा कौवे की चोंच का घाव लगने के बाद यह बच नहीं सकता। सबने जिन लोगों ने देखा उन सबने कहा कि कौवे की चोंच लगने के बाद यह बच नहीं सकता, अतः इसे ऐसे ही रहने दिया जाए, इसे ऐसे ही इसी अवस्था में छोड़ दिया जाए। अब यह बचेगा नहीं क्योंकि इस पे कौवे की चोंच लग गई है। परंतु मन नहीं माना, कवित्री का मन नहीं माना। उसे धीरे से उठाकर अपने कमरे में ले आए। उस गिलहरी के छोटे से बच्चे को सबके कहने के बावजूद भी कि कौवे का चोंच लग गया है, अब यह बचेगा नहीं, इसे इसी अवस्था में यहीं पर छोड़ दो, लेकिन कवित्री का मन नहीं माना। उन्होंने उस बच्चे को धीरे से उठाकर अपने कमरे में ले गए। फिर रुई से रक्त पोंछकर घावों पर पेंसिलिन का मरहम लगाया। रुई की पतली बत्ती दूध में भिगो करके, रुई की पतली सी बत्ती बना करके उसे दूध में भिगा करके जैसे तैसे उसकी नन्ही से मुंह में लगाई। रुई को दूध में डुबो करके और किसी भी तरह से उसके मुंह में, नन्हे से मुंह में गिलहरी के बच्चे के लगाई, पर मुंह खुल ना सका। दूध की बूंदें दोनों ओर लुढ़क गई, मुंह के अंदर नहीं गई, दूध की बूंदें दोनों तरफ मुंह के बाहर लुढ़क गई, गिर गई। कई घंटे के उपचार के उपरांत तो उसके मुंह में एक बूंद पानी टपकाया जा सका। कई घंटे उपचार करने के बाद, उसके इलाज करने के बाद किसी तरह से पानी का एक बूंद उसके मुंह में टपकाया जा सका। तीसरे दिन वह इतना अच्छा और आश्वस्त हो गया कि मेरी उंगली अपने नन्हे पंजों से पकड़कर नीली कांच की मोतियों जैसी आंखों से इधर उधर देखने लगा। 3 दिन में वह इतना अच्छा हो गया, आश्वस्त हो गया कि वह अपनी नन्ही छोटी उंगलियों, नन्हे पंजों से और नीली कांच जैसी मोती जैसी आंखों को इधर उधर देखने लगा। 3-4 मास में उसके स्निग्ध
रोएं, झब्बेदार पूंछ और चंचल चमकीली आंखें सबको विस्मित करने लगी। जब वह 3-4 महीने का हुआ तो उसके स्निग्ध रोमे, रोमे मीन्स होता है ये जो बाल होते हैं, झब्बेदार पूंछ और चंचल चमकीली आंखें सबको विस्मित कर देती थी, करने लगी। हम उसे गिल्लू कहकर पुकारने लगे। कवित्री उस बच्चे को, गिलहरी के बच्चे को गिल्लू कहकर बुलाने लगे। मैंने फूल रखने की एक हल्की डलिया में रुई बिछाकर उसे तार से खिड़की पर लटका दिया। कवित्री ने एक हल्की डलिया में रुई बिछा करके और उसे खिड़की पर तार से लटका दिया। वही 2 बरस गिल्लू का घर, वही जो था डलिया रुई बिछाकर जो खिड़की पर लटकाई थी, वही गिल्लू का 2 वर्ष तक घर रहा। वह स्वयं हिलाकर अपने घर में झूलता और अपनी कांच की मनकों से, आंखों से कमरे के भीतर और खिड़की के बाहर न जाने क्या क्या देखता समझता रहता था। उसे झूले को अपने खुद झुलाता था, घर में झुलाता था और अपनी कांच जैसे मनकों सी आंखों से कमरों के भीतर, खिड़की के बाहर न जाने क्या क्या देखता और समझता रहता था। परंतु उसकी समझदारी और कार्यकला सबको चकित कर दिया। जब कवित्री लिखने बैठती थी, तब अपनी ओर मेरा ध्यान आकर्षित करने के लिए उसने इतनी तीव्र इच्छा होती थी। जब वह लिखने के लिए बैठती थी, कवित्री कह रही है कि जब मैं लिखने के लिए बैठती थी तो कवित्री का ध्यान लिखने में लग जाता था, तो गिल्लू अपनी तरफ उनका ध्यान आकर्षित करने की उसको इतनी तीव्र, इतनी तेज इच्छा होती थी कि उसने एक अच्छा उपाय खोज निकाला था अपनी तरफ आकर्षित करने का। वह मेरे पैर तक आकर्षित जाता था। जब कवित्री लिखती थी तो आता था उनके पैर तक आकर के सर से तेजी से पर्दे पर चढ़ जाता था, फिर उसी तेजी से, उसी तीव्र गति से उतरता था, सर करके उतरता था। उसका यह क्रम तब तक चलता रहता था जब तक कि मैं उसे पकड़ने के लिए न उठती थी। जब तक कवित्री उसे पकड़ने के लिए नहीं उठती थी, तब तक गिल्लू का यही क्रम चलता रहता था। पैर से, सर से पर्दे पर ऊपर चढ़ता था, फिर उसी तीव्र गति से नीचे उतरता था। कभी मैं गिल्लू को पकड़कर एक लंबी लिफाफे के भीतर बंद कर देती थी। कवित्री कभी कभी गिल्लू को पकड़ करके एक लिफाफे के अंदर बंद कर देती थी, भीतर बंद कर देती थी। इस अद्भुत स्थिति में कभी कभी घंटों मेज पर दीवार के सहारे खड़ा रहकर वह अपनी चमकीली आंखों से मेरा कार्यकलाप देखा करता था। जब वह लिफाफों में उसे बंद कर देती थी, लिफाफों के भीतर बंद कर देती थी, तो इस अद्भुत स्थिति में, उसी स्थिति में वह कभी कभी घंटों मेज पर दीवार के सहारे खड़ा होकर वह अपनी चमकीली आंखों से कवित्री का कार्यकलाप क्या कर रही हैं वह देखा करता था। वहीं से भूख लगने पर चिक चिक करके, जब उसे भूख लगती थी तो चिक चिक करता था, मानो वह मुझे सूचना दे रहा है, बता रहा है कि मुझे भूख लग गई है। मुझे काजू या बिस्किट मिल जाने पर उसी स्थिति में लिफाफे के बाहर वाले पंजों से पकड़कर उसे उतारता रहता था। जब उसे भूख लगती थी तो चिक चिक करके वह बताता था, सूचना देता था। काजू या बिस्किट मिल जाने पर उसी स्थिति लिफाफे से बाहर वाले पंजे से पकड़ करके उसे बैठकर अपना उतरता रहता था, खाता रहता था। फिर गिल्लू के जीवन में प्रथम बसंत आया। उसके बाद गिल्लू के जीवन में प्रथम बसंत आया। नीम चमेली की गंध मेरे कमरों में धीरे धीरे आने लगी। धीरे धीरे नीम और चमेली की महक कवित्री के कमरे तक आने लगी। बाहर की
जो अन्य गिलहरियाँ और गिलहरियाँ थी खिड़की की जाली के पास आकर के चिक चिक करके न जाने क्या कहने लगी। जब बसंत का समय आ गया तो नीम और चमेली की गंध महक जो है वह लेखिका के कमरे तक आने लगी। और तभी उसी समय बाहर की गिलहरियाँ जो थी वह खिड़की की जाली के पास आकर के चिक चिक करके न जाने अपने शब्दों में क्या क्या वह कहने लगी। गिल्लू को जाली के बैठकर अपनेपन से बाहर झांकते देख करके जब बाहर की गिलहरियां आकर के खिड़की के पास बैठ करके जाली के चिक चिक कुछ कहती थी तो गिल्लू जाली के पास जाकर के बैठ कर के उसे देखता था। उसे कुछ अपनेपन का एहसास होता था। यह अपनेपन का एहसास होते हुए देखकर कवित्री ने गिल्लू को जाली के पास बैठकर अपनेपन से बाहर झांकते देखकर कवित्री को लगा कि इसे आज़ाद करना आवश्यक है, इसे भी आज़ाद करना, मुक्त करना, स्वतंत्र करना आवश्यक है। मैंने किले निकालकर जाली का एक कोना खोल दिया। लेखिका ने किले निकालकर जाली का जो था वहाँ से एक कोने में खोल दिया और इस मार्ग से गिल्लू ने बाहर जाने पर सचमुच जब उसे एक कॉर्नर पर एक कोने पर जब खोल दिए तो उसे जाने का रास्ता मिल गया और उसी मार्ग से गिल्लू ने बाहर जाने पर सचमुच ही मुक्ति की सांस ली। जब वह वहाँ से उस जाली में से बाहर गया तो उसने खुली सांस ली, मुक्ति, आज़ादी का सांस ली। इतने छोटे से जीव को घर में कुत्ते बिल्लियों से बचाना एक समस्या था। इतने छोटे जानवर को कुत्ता और बिल्लियों से बचाना एक समस्या थी। आवश्यक कागज पत्रों के कारण मेरे पास जाने पर आवश्यक कागज पत्रों, लेखिका थी, उन्हें हमेशा काम लगता था। कागज पत्रों के कारण मेरे बाहर जाने पर कमरा बंद ही रहता था। जब वो कहीं बाहर जाती थी तो कमरे को बंद कर देती थी, इसलिए उन्हें उस कमरे को बंद करना पड़ता था बाहर जाने के लिए। कॉलेज से लौटने पर जब उन्हें कॉलेज को जाती थी तो काफ़ी सारे कागज घर में पड़े रहते थे, इसलिए उन्हें कमरे बंद करके जाना पड़ता था। कॉलेज से लौटने पर जैसे ही कमरा खोला गया, कॉलेज से लौटने के बाद जैसे ही कमरा खोला गया और मैंने भीतर पैर रखा, वैसे ही गिल्लू अपनी जाली के द्वार से भीतर आकर मेरे पैरों से सिर और सिर से पैर तक दौड़ लगाने लगा। कॉलेज से आने के बाद जैसे ही कमरा खोल कर के वो अंदर जाती है, वैसे गिल्लू दौड़ करके आता है और पैर से लेकर सर से सिर से लेकर पैर तक वह दौड़ लगाने लगता था। तब से यह नित्य का क्रम हो गया था। तब से उस दिन से उसका नित्य डेली का प्रतिदिन का यही क्रम हो गया था। जब भी वो कहीं बाहर से आती थी तो गिल्लू दौड़ करके उनके पैर से सिर से पैर तक दौड़ता रहता था। मेरे कमरे से बाहर जाने पर गिल्लू भी खिड़की की खुली जाली की राह से बाहर चला जाता था। जब वह कमरे से बाहर जाती थी तो गिल्लू भी खिड़की खोल अपने खिड़की के रास्ते से जाली का जो कोना खोला हुआ था उस रास्ते से बाहर चला जाता था और दिन भर गिलहरियों के झुंड का नेता बना। हर डाल पर उछलता कूदता रहता था। ठीक 4 बजे वह खिड़की से भीतर आकर अपने झूले में झूलने लगता था। उसे पता चल गया था कि अब लेखिका के आने का टाइम हो गया है। तो जैसे ही 4 बजता था, शाम होता था, वह खिड़की से बाहर से भीतर आकर के अपने झूले में बैठ करके झूलने लगता था। मुझे चौंकाने की इच्छा उसमें न जाने कब और कहाँ से उत्पन्न हो गई। कवित्री को डराने की इच्छा न जाने कहाँ से और कब उसे
उत्पन्न उसके मन में हो गई। कभी फूलदान के फूलों में छिप जाता, कभी परिंदे के चुन्नट में और कभी सोन जूही की पत्तियों में। मेरे पास बहुत से पशु पक्षी हैं और उनका मुझसे लगाव भी कम नहीं है, परंतु उनमें से किसी को मेरे साथ मेरी थाली में खाना खाने की हिम्मत नहीं होती थी। ऐसा मुझे स्मरण नहीं आता है, ऐसा मुझे याद नहीं आता है कि कोई भी पशु पक्षी मेरे थाली में खाने की हिम्मत रखते हों। गिल्लू इनमें से अपवाद था। मैं जैसे ही खाने के कमरे में पहुंचती थी, वह खिड़की से निकलकर आंगन की दीवार से बरामदा पार करके मेज पर पहुंच जाता था। मेरी थाली में बैठ जाना चाहता था। मेज पर ही नहीं बल्कि मेरी थाली में भी बैठ जाना चाहता था। बड़ी कठिनाइयों से मैंने उसे थाली के पास बैठाना सीखा है, जहाँ बैठकर वह मेरी थाली में से एक एक चावल उठाकर बड़ी सफाई से खाता रहता था। काजू उसका प्रिय खाद्य था और कई दिन काजू न मिलने पर वह अन्य खाने की चीजें या तो लेना बंद कर देता था या झूले के नीचे फेंक देता था। जब उसे काजू नहीं मिलता था तो वह दूसरी चीजें लेना बंद कर देता था, नहीं तो झूले से नीचे फेंक देता था। उसी बीच मुझे मोटर दुर्घटना में आहत होकर कुछ दिन अस्पताल में रहना पड़ा। उसी समय कवित्री को एक मोटर दुर्घटना में आहत होकर के अस्पताल में रहना पड़ा। उन दिनों जब मेरे कमरे का दरवाजा खोला जाता, गिल्लू अपने झूले से उतरकर दौड़ता और फिर किसी दूसरे को देखकर उसी तेजी से अपने घोंसले में जा बैठता था। जब भी मेरा दरवाजा खुलता था तो गिल्लू दौड़ करके उस आता था वहाँ पर, लेकिन जब किसी दूसरे को देखता था तो फिर वो जा करके वह मायूस होकर जाकर अपने झूले में बैठ जाता था। सब उसे काजू दे जाते थे, परंतु अस्पताल से लौटकर जब मैंने देखा झूले की सफाई की तो उसमें काजू भरे मिले, जिससे ज्ञात होता था कि इन दिनों अपना प्रिय खाद्य इतना कम खाता था, कितना कम खाता था। मेरी अस्वस्थता में वह तकिए के सिरहाने के पर बैठ करके अपने नन्हे नन्हे पंखुड़ियों से मेरे सिर पर बालों को धीरे धीरे सहलाता रहता था। उसका हटना एक परिचारिका के हटने जैसा लगता था। ऐसा लगता था कि कोई मेरा परिचित है, मेरा करीबी है जो मेरे पास से हट गया। गर्मियों में जब मैं दोपहर में काम करती थी तो गिल्लू बाहर न जाता था, न अपने झूले में बैठता था। उसने मेरे निकट रहने के साथ गर्मी से बचने का एक सर्वथा नया उपाय ढूंढ निकाला था। वह मेरे पास रखी सुराही पर लेट जाता था। वह कवित्री के पास रखी एक सुराही पर लेट जाता था। इस प्रकार समीप भी रहता था और ठंडक में भी रहता था। गिलहरियों के जीवन की अवधि केवल 2 वर्ष की होती है, 2 वर्ष से अधिक नहीं होती है। तब गिल्लू के जीवन की यात्रा का अंत आ ही गया था। दिन भर उसने न कुछ खाया न बाहर गया। रात के अंत की यातना में वह अपने झूले से उतरकर मेरे बिस्तर पर आ गया। ठंडे पंजों से मेरी वही उंगली पकड़ करके हाथ से चिपक गया जिसे उसने अपने बचपन में माड़ा आसन स्थिति में पकड़ा था। पंजे इतने ठंडे हो गए थे कि मैंने जाकर हीटर जलाया और उसे उछलता देने का प्रयास किया, परंतु प्रभात की प्रथम किरण के स्पर्श के साथ ही किसी और जीवन में जाने के लिए वह हमेशा के लिए सो गया। तो बच्चों, यह रहा गिल्लू संस्मरण। इसे पढ़ना। नेक्स्ट पीरियड में फिर मिलूंगी। ओके, धन्यवाद।